हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर का नेक्स्ट टॉपिक मूविंग आयरन अथवा एमआई इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन क्या होता है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ मूविंग आयरन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ करंट और वोल्टेज और करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए जब जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम और वो मूव आयरन का बना होता है और मूविंग कंडीशन में होता है, उसे मूविंग आयरन कहते हैं। It means moving iron instrument one of the most accurate instrument used for both AC and DC measurement of moving iron instrument। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का हम AC और DC दोनों में यूज करते हैं। AC करंट हो या DC करंट हो, AC वोल्टेज हो या DC वोल्टेज हो, दोनों को मेजर करने के लिए हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और मूविंग आयरन यूज किया जाता है करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अगर सिंपल टर्म में आप समझेंगे तो मूविंग आयरन का यूज या मूविंग आयरन का प्रयोग हम वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए करते हैं और इससे एसी या डीसी किसी भी तरह की करंट या वोल्टेज हो तो उसको मेजर किया जा सकता है। ये दो तरह के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? द मूविंग आयरन फिक्स्ड टू द स्पिंडल इज केप्ट नियर बाय द हॉलो फिक्स कॉइल। The pointer and balance weight are attached to the spindle which is supported with jewel bearing. Here air friction damping is used। तो इसको आप छोड़िए, आप वैसे हिंदी में समझिए कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो आप फिगर से सीधा समझिए, ये है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक स्पिंडल होता है, ये पोर्शन आपका मूविंग आयरन है, ये आपका पॉइंटर दिख रहा है जो मीटर रीडिंग देता है। ये चीज़ें हैं आपकी वाइंडिंग, कॉइल वाइंडिंग यूज की जाएगी, जो मैग्नेट भी हो सकता है, जिसके बीच में आपका मूविंग आयरन रखा जाएगा जिससे आपका पॉइंटर कनेक्ट होगा। ये नीला नीला आपका मूविंग आयरन है। चूँकि आपने स्पिंडल या एयर डैम्पिंग चैम्बर में पढ़ा था कि उसमें बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग नहीं लगी होती है, उसके बैलेंस के लिए बैलेंस कंट्रोल और कंट्रोल वेट लगा होता है। बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट लगा होता है। बैलेंस वेट क्या करता है? वो बैलेंस्ड करता है जब डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है और हमारा पॉइंटर रोटेट करता है। और कंट्रोल वेट क्या करता है? वो उसके जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसके अपोजिशन में एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगाता है, फोर्स लगाता है, और इन दोनों की वजह से हमें हमारी रीडिंग मिलती है, एग्जैक्ट रीडिंग मिलती है, जिसकी वजह से उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका मूविंग आयरन है, ये कंट्रोल वेट एंड देन ये मूविंग बैलेंस वेट है। अब आपका जो स्पिंडल और स्क्रूट की बात हो रही है, तो ये मूविंग आयरन आपके मूविंग आयरन को, वो चीज़ इस फिगर में दिखाई नहीं गई है, ये आपका अगर मूविंग आयरन है तो इसको इस तरह से सपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी ज्वेल बेयरिंग लगी होती है जिसको पाइवोट भी कहते हैं। ये चीज़ आपको दिख रही है कि ये चीज़ आपकी ज्वेल बेयरिंग कहलाती है। और ये यहाँ का जो ब्लैक कलर का है इसको स्पिंडल कहते हैं, जो आपके कंट्रोल वेट और मूविंग वेट के जो मेन सॉफ्ट है उससे कनेक्ट होता है, जो रोटेट करता है ये इस तरह से। यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है किसी किसी में, और इसमें नहीं लगी होती क्योंकि इसका कनेक्शन एयर डैम्पिंग चैम्बर से होता है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या क्या यूज होता है? इसमें कॉइल वाइंडिंग यूज की जाती है। कॉइल वाइंडिंग के मिडिल में आपका पॉइंटर रखा होता है। पॉइंटर से आपका बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट कनेक्ट होता है। कंट्रोल वेट और बैलेंस वेट और पॉइंटर आपका मूविंग आयरन जहाँ कनेक्ट होता है उसको स्पिंडल कहते हैं। वो स्पिंडल से कनेक्ट होता है, और स्पिंडल और इन सब का जो कंट्रोल करता है उसे ज्वेल बीरिंग और पाइवोट कहा जाता है। और इसी से आपका कनेक्शन एयर डैम्पिंग चैम्बर से होता है। एयर डैम्पिंग आपने पढ़ रखा है, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, एयर डैम्पिंग, एडी करंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो एयर डैम्पिंग वहाँ से एक बार देख लेना, एयर डैम्पिंग क्या होता है। एयर डैम्पिंग में जब हम सोर्स अप्लाई करवाते हैं तो हमारा पॉइंटर रोटेट करता है डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से। डिफ्लेक्शन टॉर्क जब रोटेट करेगा तो उसके अपोजिशन में एक फोर्स लगेगा। जब हमारे एयर चैम्बर में से हमारा जो पिस्टन लगा होगा वो अप और डाउन करेगा, तो डाउनवर्ड जाएगा तो उसके अपोजिशन में अपवर्ड से एक फोर्स लगेगा। अगर अपवर्ड आएगा तो उसके अपोजिशन में डाउनवर्ड से एक फोर्स लगेगा। तो मतलब एक फोर्स का अपोजिट फोर्स लगना ही लगना है। न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप देख लेते हो कि किसी भी फोर्स का
कोई भी फोर्स होगा तो उसके अपोजिशन में एक फोर्स हमेशा परस्पर उपस्थित रहता है। तो वही चीज़ें, वही बात इसमें हो रही है। तो ये तो आपकी एयर डैम्पिंग चैम्बर था जो आपने पीछे पढ़ा। इसमें आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है, कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। अब इसका आप देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल कि ये किस तरह से कार्य करता है। द करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द कॉइल एज द करंट इज फ्लो थ्रू द फिक्स्ड कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। सिंपल टर्म देखो, जब आप करंट इसमें प्रोवाइड करवाओगे, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक, यहाँ से आपकी सप्लाई आएगी, ये आपकी सप्लाई आई, एसी या डीसी कोई भी हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये दोनों के लिए मेजर किया जाता। जब आप यहाँ से सप्लाई देंगे तो आपके कॉइल वाइंडिंग में क्या होगा, एक फोर्स उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, जैसे ही आपकी कॉइल में सप्लाई आई, कॉइल में आपके फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करेगा। अगर ये आपका नॉर्थ है तो ये साउथ होगा और इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करता है, जिसके रोटेशन की वजह से उसके बीच में इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक, यहाँ पर स्पिंडल पर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से मूविंग आयरन आपका रोटेट करेगा। जब हमारा मूविंग आयरन रोटेट करेगा, ये क्या आ गया, मूविंग आयरन रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये मूविंग आयरन अब रोटेट करना शुरू हुआ। जैसे ही रोटेशन में आएगा तो आपका पॉइंटर भी रोटेट करेगा। पॉइंटर अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी तेज़ी के साथ आपका मूविंग आयरन रोटेट करेगा और अपना पॉइंटर ब्रीडिंग की ओर वैसे इंक्रीजिंग में जाता जाएगा। जब ये पॉइंटर इंक्रीज करेगा तो इट मीन जब पॉइंटर यहाँ से इधर बढ़ेगा तो आपका चेंबर में क्या होगा, चेंबर में लगा हुआ पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा। ये है सिंपल टर्म में समझेंगे। हमने यहाँ से सप्लाई दी, ठीक, सप्लाई आई, उस सप्लाई की वजह से एसी या डीसी है, डीसी में तो फ्लक्स होता नहीं है, एसी आई, एसी में क्या होगा, यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से इससे और इसके बीच में, दोनों मैग्नेट बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्शन फोर्स, जिसकी वजह से अब हमारा मूविंग आयरन रोटेट करेगा। जब हमारा मूविंग आयरन रोटेशन में आएगा उस समय हमारा बैलेंस वेट, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो बैलेंस वेट आपका इस साइड बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा मतलब मूविंग आयरन हमारा रोटेटिंग में आया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो आपका ये चेंबर जो है, चेंबर के अंदर जो पिस्टन लगा है वो नीचे की ओर रोटेट करेगी। जैसे ही ये नीचे की ओर रोटेट करेगी इसके अपोजिशन में एक फोर्स लगेगा। इट मीन्स अभी तक तो आपका डिफ्लेक्सिंग टॉर्क लगा जो रोटेट करवा रहा है रीडिंग के लिए, तो उसके बाद कंट्रोल वेट आपका मूव करेगा। जैसे जैसे ये इधर आएगा कंट्रोल वेट भी आएगा। जब कंट्रोल वेट यहाँ पे आया तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो कंट्रोल वेट पे भी एक फोर्स लगेगा जिसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स कह सकते हैं। वो कंट्रोलिंग फोर्स अब इस पॉइंटर को कंट्रोल करेगा। इट मीन्स आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। ये तो केस है, फाइनल केस है, जिस कंडीशन में पॉइंटर अपनी एक जगह पर रुक जाता है हमें रीडिंग मिलती है। अब यहाँ से कंट्रोलिंग फोर्स लगाना शुरू हुआ, बैलेंस फोर्स पहले से था, अब एक दूसरे का अपोजिशन शुरू हो गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज कर रहा है कंट्रोलिंग फोर्स, जिसकी वजह से आपका पिस्टन अब ऊपर की ओर रोटेट करेगा। मतलब जो फोर्स ज़्यादा होगा वही प्रभावशाली होगा। सिंपल टर्म में आप पढ़े होंगे, जो ज़्यादा ताकतवर है वही ज़्यादा देर रुक सकता है, जो कम ताकतवर है वो रुक नहीं सकता। तो वही चीज़ इसमें है कि हमारा जब तक कंट्रोलिंग फोर्स, जब तक हमारा डिफ्लेक्शन फोर्स मोर है तब तक तो रोटेट पॉइंटर हमारा अप करेगा। जैसे ही वो कंट्रोलिंग फोर्स के इक्वल आएगा हमारा पॉइंटर रुक जाएगा और वही हमारी मीटर रीडिंग हो जाएगी। अब मीटर या वोल्ट मीटर जो भी है वही हमारी रीडिंग हो जाएगी। और जैसे ही हमारा फोर्स या हम सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे इमीडिएट तुरंत आपका पॉइंटर अपने इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। अगर आप वैसे देखना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। बाई मैग्नेटिक इंडक्शन द मूविंग आयरन गेट्स मैग्नेटाइज। मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मूविंग आयरन आपका मैग्नेटाइज हो गया। द नॉर्थ पोल ऑफ द मूविंग कॉइल इज अट्रैक्ट टू द साउथ पोल, और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अटैच करने लगी। द डिफ्लेक्सिंग फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसमें एक डिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से आपका मूविंग आयरन स्पिंडल के साथ मूव करने लगा। जब स्पिंडल रोटेट करने लगा तो आपका पॉइंटर मूव करने लगा और कैलिब्रेट स्केल में वो आने लगा। देन क्या हुआ, बट द फोर्स अट्रैक्शन डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। जैसे ही हमारा वो उधर हमारा कंट्रोलिंग वेट
फील्ड में पहुंचा वैसे ही एक अपोजिशन का फोर्स लगा और तुरंत वो अपनी रीडिंग पे आ गया और उसको कंट्रोल कर लिया। तो ये था आपका अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट या अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसकी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ सिंपल टर्म में। जब हम इस पर ध्यान से समझिएगा, जब हम इस पर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस टाइप का, एक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अब चूँकि नॉर्थ और साउथ पोल है तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। जब नॉर्थ से साउथ को जाएगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से स्पिंडल पे एक फोर्स लगेगा जिसको डिफ्लेक्शन फोर्स कहेंगे, और हमारा स्पिंडल मूविंग आयरन के साथ रोटेट करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा मूविंग आयरन रोटेट करेगा, मूविंग आयरन जैसे ये और ये हमारा रोटेट करेगा, वह तुरंत आपका पॉइंटर भी रोटेट करने लगेगा और आपका पिस्टन एयर डैम्पिंग में जो है वो डाउनवर्ड खिसकने लगेगा। कुछ टाइम पीरियड बाद जब कंट्रोलिंग वेट मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष आएगा तो उस समय कंट्रोलिंग फोर्स एक फोर्स अपोजिशन फोर्स लगेगा। जो कंट्रोलिंग फोर्स होगा जो क्या करेगा, अब डिफ्लेक्शन फोर्स को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। और जिस कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे उस कंडीशन में रीजन मिलेगी रीडिंग, और जिस कंडीशन में आपका जो फोर्स ज़्यादा होगा वही काम होगा। डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा है तो हम आपका पॉइंटर अप करेगा, अगर कंट्रोलिंग फोर्स ज़्यादा है तो आपका पॉइंटर डाउन करेगा। तो ये इसका वर्किंग था। अब हम देखेंगे रिपल्सन टाइप, ये तो था अट्रैक्शन टाइप। इसके बाद हम देखेंगे रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन। रिपल्सन टाइप किस तरह से होता है। रिपल्सन टाइप वो इंस्ट्रूमेंट हैज ए hollow fixed iron attached to the figure. The moving iron is connected to in spindle. The pointer is also attached to the spindle support with joint bearing. तो वही चीज़ है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका स्पिंडल है, यहाँ पे आपका मूविंग आयरन लगा है, मूविंग वेन लगा है। मूविंग वेन जो है यही चीज़ आपका मूविंग आयरन है जो कि नीचे दिखाया गया अलग अलग। ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें एयर डैम्पिंग सिस्टम नहीं, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम यूज किया जा रहा है। ये आपका स्प्रिंग लगा है, ठीक। ये आपका मूवेबल वैन है, ये जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, बोले तो जो रीडिंग वाली हमारी पार्सन है वो है जिसे मूविंग वेन कहते हैं। ये स्प्रिंग है और ये आपका जो है ये क्या है, मूविंग आयरन है। और ये दोनों आपके मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है। जब हम इस पर सप्लाई देंगे इस तरह से सप्लाई आएगी, ये आपकी सप्लाई हुई, ठीक। एक बार आप इसकी वर्किंग ऐसे ही देख लीजिए। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, सो द बोथ आयरन फिक्स्ड आयरन एंड मूविंग आयरन टू बी मैग्नेटाइज। दोनों आयरन मैग्नेटाइज हो जाएंगे विद द सेम पोलरिटी में, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस। Since they are kept in the same magnetic field, similar pole are fixed and moving iron are repelled. Thus, the deflecting torque is produced to the magnetic repulsion. Since some iron is attached to spindle, the spindle will move, so the pointer move over the calibrated scale. Damping, air friction damping due to the reduce the oscillation and कंट्रोलिंग स्प्रिंग कंट्रोल इज़ यूज्ड। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जा रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, कॉइलों के बीच में। ये दोनों आपके कॉइल हैं। बस मूविंग अट्रैक्शन और रिपल्सन में इतना, अट्रैक्शन में दोनों के बीच में अट्रैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, और रिपल्सन में क्या होता है, दोनों आपके जो पोल हैं वो नॉर्थ नॉर्थ सेम पोलरिटी का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोलरिटी के हैं। अगर इक्वल पोलरिटी के रहते हैं तो उस कंडीशन में आपका रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। तो आपके ये दोनों पोल जो हैं मैग्नेट सेम पोलरिटी के हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है तो ये भी साउथ है। तो इन दोनों में जब हम करंट प्रोवाइड करवाएंगे, हम सप्लाई दिएंगे, तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसी फोर्स से हमारा जो स्पिंडल है वो रोटेट करेगा और स्पिंडल के साथ साथ मूविंग आयरन रोटेट करेगा। और जब हमारा मूविंग आयरन रोटेट करेगा तो उस समय हमारा पॉइंटर भी रोटेट करेगा। अब पॉइंटर रोटेट करने की कंडीशन में क्या हुआ, जब पॉइंटर अप की ओर रोटेट कर रहा है तो डिफ्लेक्शन टॉर्क, डाउन की ओर कंट्रोलिंग टॉर्क। जैसे ही पॉइंटर रोटेट करेगा, पॉइंटर रोटेट करने के बाद उसके अपोजिशन में एक फोर्स लगेगा जिसे हम कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं। और कंट्रोलिंग फोर्स डिफ्लेक्शन फोर्स के जब इक्वल हो जाएगा तो हमारी रीडिंग मिलती है। वर्किंग दोनों की सेम है,
बच्चों ये चीज़ समझ लेना, अट्रैक्शन की और रिपल्सन की वर्किंग सेम है। अंतर इतना है कि अट्रैक्शन में जो पोल लिए जा रहे हैं, कौन से, मैग्नेटिक कॉइल जो ली जा रही हैं वो डिफरेंट पोलरिटी की हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हैं प्लस माइनस। लेकिन जो रिपल्सन में है वो सेम पोलरिटी का लिया जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। तो अगर आपकी डिफरेंट पोलरिटी रहती है तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, अगर सेम पोलरिटी रहती है तो वहाँ पे रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, एक फोर्स दोनों में जनरेट होता है। जो फोर्स जनरेट होता है उसी की वजह से आपका मूविंग आयरन रोटेट करता है, और जब मूविंग आयरन रोटेट करता है तो आपका पॉइंटर भी रोटेट करता है। और जब कोई चीज़ पॉइंटर या मूविंग आयरन रोटेट कर रहा है, उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अपोजिशन में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम कंट्रोलिंग फोर्स कहेंगे। और वो दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपकी रीडिंग मिल जाएगी। और जैसे ही कंट्रोलिंग फोर्स अप की ओर बढ़ेगा वैसे ही आपकी रीडिंग आना बंद हो जाएगा और जीरो की ओर बढ़ना शुरू होगी। या आपका डिफ्लेक्शन फोर्स ग्रो कर रहा है, ज़्यादा है, तो उस समय रीडिंग इंक्रीज होती जाएगी, हमें स्थिरता उसमें नहीं दिखेगी। जैसे ही दोनों इक्वल फोर्स इक्वल हो जाएंगे हमें एक स्टेबल पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप रीडिंग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो था आपका अट्रैक्शन है रिपल्सन टाइप। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। अट्रैक्शन और रिपल्सन के सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, इसे आप मूविंग आयरन के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज कह सकते हैं। तो एडवांटेज क्या हो, कैन बी यूज्ड बोथ है डीसी एज वेल एज एसी सर्किट। इसका यूज हम एसी और डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। रोबस्ट एंड सिंपलेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वर्किंग है वो रोबस्ट और सिंपल रहता है, कोई भी बना सकता है, सिंपली होता है। प्रोसेस हाई ऑपरेटिंग टार्क, इसको प्रोसेस कराने में, इसका प्रोसेस होने में ऑपरेटिंग टार्क हाई रहता है। कैन विथ स्टैंड ओवरलोड मोमेंटरीली, ओवरलोड में ये क्या हो जाएगा, हो सकता है विथ स्टैंड ओवरलोड मोमेंटरी हो जाए। सिंस द स्टेशनरी पार्ट एंड द मूविंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर सिंपल सो दे आर चीपेस्ट, इसके जो स्टेशनरी और मूविंग पार्ट हैं वो सिंपल मिलते हैं, इसलिए यह और ज़्यादा सुटेबल है। सुटेबल फॉर लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई पावर सर्किट, आपकी फ्रिक्वेंसी लो है, सर्किट हाई है, तो उसके लिए भी सुटेबल है। कैपेबल टू आप गिविंग द एक्यूरेसी विथ इन लिमिट ऑफ द बट प्रिसीजन एंड इंडस्ट्रियल ग्रेड, एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी डिपेंड करता है प्रिसीजन और इंडस्ट्रियल ग्रेड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन सब पे इसकी एक्यूरेसी हाई ही रहेगी। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट रहती है। फॉर लो वोल्टेज रेंज द पावर कंजप्शन इज हाई, इसका यूज आप लो फ्रिक्वेंसी और हाई पावर पे कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा, लेकिन अगर लो वोल्टेज रेंज पे कर रहे हैं तो पावर कंजप्शन ये ज़्यादा करेगा। एरर आर कॉज ड्यू टू हिस्टेसिस इन द आयरन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि इसमें क्या यूज हो रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट यूज हो रहा है, तो और मैग्नेट या वाइंडिंग यूज हो रही है, मैग्नेट भी कह सकते हैं या वाइंडिंग जिसके ऊपर आपका कोयला पिटा गया है वो यूज हो रहा है। तो इन दोनों में क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, तो वो लॉसेस क्या करता है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर प्रोड्यूस करता है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो इसकी वजह से उसके रीडिंग में, उसकी एक्यूरेसी में एरर आती है। इन केस ऑफ एसी मेजरमेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी कॉज सीरियसली एरर, एसी मेजरमेंट में अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो इसका बहुत ही सीरियस या बहुत ही ज़्यादा एरर प्रोड्यूस करता है ये। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग डिक्रीजेज, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है स्टिफनेस ऑफ, तो उस कंडीशन में हमारे स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। ये आपका था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्यों होता है, किस किस पे मेजर करता है और कितने टाइप का होता है, और इसके टाइप का डिस्क्रिप्शन था कि अगर अट्रैक्शन टाइप है तो किस तरह से वर्क करेगा, रिपल्सन टाइप है तो किस तरह से वर्क करेगा। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। इसकी थ्योरी ज़रूरी नहीं है जो मैं नोट्स दूँ या जो इसमें लिखा है वही लिखिए, इसकी थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसकी आप वर्किंग समझ लीजिए, उसी के बेस पे आप इसकी थ्योरी लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और की लैंग्वेज में, अपनी कॉमन लैंग्वेज में इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से वर्क कर रहा है ये। ज़रूरी नहीं आप बुक या किसी और के द्वारा दिया गया नोट्स ही इसके लिए फॉलो करो। इसके नोट्स आप फिगर बनाने के बाद अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, खुद की थ्योरी लिख सकते हैं, बशर्ते वो थ्योरी सही होनी चाहिए, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, बस लैंग्वेज कैसे भी रहे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, इसी का पार्ट है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, उसको देखेंगे।